हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 5। देखो, अभी तक हम लोगों ने देखा कि मनी क्या होता है। हमने देखा कि मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, एंड फिर बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है हमारी कंट्री का, वो कैसे वर्क करता है। एंड इन सबको देखने के बाद हम लोगों ने आरबीआई को देखा, आरबीआई के रोल्स को समझा, एंड उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है उसको समझा। एंड हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है। अब जब उन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट खत्म कर लिया है एंड उसको बहुत अच्छे से देखा है। अगर आप नोट्स पढ़ लेते हो, आप लेक्चर देख लेते हो, तो ऑलरेडी आपका ये सब कवर हो जाता है। ठीक है? तो अब आ गए हम लोग ऐसे फेज में जहाँ पे हम लोग बैंक हेल्थ के बारे में बात करेंगे। क्या होता है बैंक हेल्थ? बेसिकली बैंक रिस्क को कैसे मैनेज कर रहा है। क्या है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर इस टॉपिक को देखोगे, तो इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है और इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक को करते हुए। बट हमें क्या है ना कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको एक बात समझना है कि स्टूडेंट क्या होता है ना, अक्सर बैंकिंग को ऐसे देखते हैं ना कि बैंकिंग कोई एक नॉर्मल राशन शॉप जैसा है, कोई एक जनरल स्टोर के जैसा है, कि वहां पे बैंक क्या कर रहा है, बैंक लोन दे रहा है। ठीक है? बैंक डिपॉजिट ले रहा है, डिपॉजिट लिया, इस पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, लोन दिया, इस पे इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है? इस पे इंटरेस्ट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इस पे इंटरेस्ट पे कर रहा है। और ये उसका डेली का डे टू डे बिजनेस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोन देके इंटरेस्ट कमा रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट लेके इंटरेस्ट पे कर रहा है, बस इतना ही समझते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि बैंकिंग कोई नॉर्मल शॉप के जैसा तो है नहीं, कोई जनरल स्टोर तो है नहीं। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग एक तरह से देखा जाए तो रिस्क का बिजनेस है। क्या है? एक रिस्क का बिजनेस है। अभी देखो, ये रिस्क का बिजनेस कैसे हो गया? आप ना खुद से सोच के देखो कि अगर आप क्या करते हो कि आप नहीं, अगर कोई बैंक 100 लोगों को लोन देता है, ठीक है? इन 100 लोगों में हो सकता है कि 90% लोग लोन वापस कर दें और 10% लोग डिफॉल्ट कर दें। ठीक है? और ये 10% लोग जो लोन वापस ही नहीं करें, तो बैंक का क्या होगा? क्या बैंक बस ये बोल देगा कि ठीक है, आप नहीं वापस कर रहे हो, अब कोई बात नहीं, आप रख लो पैसा? या फिर बैंक खुद उस पैसे को निकालने के बारे में कुछ सोचे? एंड इन्हीं सब चीजों के बारे में क्या है, आज का लेक्चर पूरा बेस्ड है। ठीक है? यहाँ पर हम यही देखेंगे कि अगर बैंक क्या करता है, इन लोगों से पैसा वापस लेता है या फिर इन लोगों को जाने देता है। और इसके अलावा ये जो लोग डिफॉल्ट कर जा रहे हैं, इन डिफॉल्ट्स के कारण बैंक के हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, बैंक सरवाइव कर रहा है या फिर ये जो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, इस पैसा के कारण बैंक डूब जा रहा है। ठीक है? इन्हीं सब चीजों को हम यहाँ पे आज बैंकिंग हेल्थ के टॉपिक में देखने वाले हैं। और क्या है ना कि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। बट क्या होता है ना, वहाँ पे वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं, वो ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जो हम लोग कवर करके नहीं जाते, जो हम लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, और फिर हमें समझ नहीं आता और हम फिर क्वेश्चन या तो छोड़ देते हैं या तो हम वहाँ पे तुक्का लगाते हैं, और वो तुक्का क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है? तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले पहले हम लोग देखेंगे कि बैंक हेल्थ होता क्या है, बेसिकली बैंकिंग हेल्थ के बारे में क्यों बात की जाती है, और बैंकिंग हेल्थ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है? बस इसी चीज को समझना है। अभी देखो, सबसे पहले आपको एक इल्यूजन खत्म करना होगा। वो क्या है कि बैंक का जो मतलब होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता है कि ये प्रॉफिट कमाए। ठीक है? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारी इकोनॉमी में एक बैकबोन का काम कर रही है, और अगर ये नहीं होगी तो दिक्कत होगा। देखो, इसीलिए क्या होता है, बैंक का सरवाइव करना जरूरी है। और बैंक तभी सरवाइव करेगा जब ये जो बिजनेस कर रहा है, ये जो लोन दे रहा है और डिपॉजिट ले रहा है, वो स्मूथली वर्क करे। मतलब कि जितने लोगों ने लोन लिए है, उतने लोग लोन वापस कर दे, और फिर बैंक उसी तरह से काम करता रहे, तभी बैंक स्मूथली काम कर सकता है। लेकिन हर एक चीज, लाइफ ही ऐसा है, ठीक है, कि जहां पर स्मूथली कुछ नहीं होता है। आप खुद की लाइफ को देख लो, अगर स्मूथली कुछ होता तो आप आईएएस बनना चाह रहे हो,
एग्जाम देते और बन जाते, बट ऐसा तो होता नहीं, हर जगह उतार चढ़ाव होते हैं। और इसी तरह से बैंक का भी हालत है। ठीक है, बैंक क्या कर रहा है, हम देख रहे हैं कि आज बैंक प्रॉफिट में है, ठीक है, बट अगले दिन पता चलता है कोई कॉर्पोरेट है, जैसे हम लोगों ने विजय माल्या के बारे में देखा, ठीक है, जैसे हम लोगों ने नीरव मोदी का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, नीरव मोदी क्या करता है, बैंक से लोन लेता है, लोन को चुकाता नहीं है, डिफॉल्टर घोषित हो जाता है और देश छोड़ के भाग जाता है। अब वो क्या हुआ, वो बैंक का लोन डूब गया। अब उस लोन के डूबने के कारण क्या हो रहा है, बैंक में बेसिकली देखा जाए तो बैंक में जो पैसा है, जो डिपॉजिट है, वो किसका है, वो हम लोगों का है, ठीक है, कॉमन पीपल का है। और अगर कोई इंसान कॉमन पीपल का पैसा लेके भाग जाए, ठीक है, तो कंट्री की हालत तो खराब होगी, उन लोगों का पैसा तो डूबेगा ही, हमारा पैसा क्या होगा, डूब जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा, हम लोग लॉस में चले जाएंगे। और ये जब होता है, हमारे इंटरेस्ट को बचाने के लिए आरबीआई आगे आता है। एंड पूरी कहानी इसी के साथ साथ घूमती रहती है। ठीक है, तो ठीक है सर, ये सब घूमती रहती है, लेकिन ये सब को जानने के लिए जो जो बैंकिंग हेल्थ है, बैंकिंग हेल्थ का सेंटर जो होता है, वो क्या होता है सर, ये बताओ। देखो, बैंकिंग हेल्थ का जो सेंटर होता है ना, वो होता है कैपिटल। ठीक है, हर एक बैंक, हर एक बिजनेस का एक कैपिटल होता है। ठीक है सर, ये कैपिटल, कैपिटल के बारे में हम लोग तो जानते हैं, लेकिन कैपिटल के बारे में और बताओ, क्योंकि बैंक का कैपिटल क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। देखो, कैपिटल वर्ड को समझना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम पैसा के बारे में जाने, सिर्फ वर्ड में नहीं समझना है। ठीक है, आपको कैपिटल को बहुत ध्यान से समझना है कि कैपिटल होता क्या है। ठीक है, देखो, अगर देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम में जो कैपिटल होता है ना, ये बैंक का अपना क्या होता है, आर्मर होता है। ठीक है, जो उसको बचा के रखता है, जो उसको सरवाइव करता है। कैपिटल को अगर एक वर्ड में समझना हो, तो कैपिटल बैंक का अपना ब्लड होता है। क्या होता है, बैंक का ब्लड होता है। बैंक का ब्लड होता है। ठीक है, अभी देखो, अगर ये बैंक का ब्लड है, तो क्या हम लोग जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो भी बैंक के कैपिटल का पार्ट है, ये क्या है। तो देखो, हम जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो क्या होता है, बैंक के लिए एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, बैंक का क्या है, ये बैंक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या ये बैंक के कैपिटल में आता है, नहीं। बैंक का कैपिटल क्या होता है, बैंक का कैपिटल आता है शेयर होल्डर को पैसों से, जो उस बैंक के शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, जो उस बैंक के ओनर होते हैं। ठीक है, बैंक का कैपिटल आता है, बैंक जो प्रॉफिट अर्न करता है, उसमें से अगर कुछ वो अपने कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो पार्ट आता है बैंक के कैपिटल में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब बैंक को एक बॉडी की तरह सोच लो। ठीक है, कि देखो, बैंक एक बॉडी की तरह है, और कैपिटल उसका क्या है, कैपिटल उसका ब्लड है। ठीक है, और हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे समझो, हम जो बैंक जो यहाँ पे काम कर रहा है, वो बैंक के काम में आप देखोगे सबसे बड़ा काम है लोन देना। ठीक है, डिपॉजिट तो ऐसा है कि लोगों ने डिपॉजिट रखा, हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और फिर जब वो चाहेंगे अपना पैसा निकाल के ले जाएंगे। लेकिन लोन क्या है, लोन क्या होता है, बैंक का एक एसेट होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने डिपॉजिट क्या देखा, डिपॉजिट बैंक का लाइबिलिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, अगर सोचो बैंक का यही एसेट, बैंक ने किसी को लोन दिया है, और वो लोन फेल हो गया, ठीक है, वो लोन डिफॉल्ट हो जाता है, तो क्या होगा, बैंक को इंजरी होगी। ठीक है, बैंक को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और कैपिटल क्या है, इसी प्रॉब्लम से बचाने का एक इंस्ट्रूमेंट है। कैपिटल क्या है, एक इम्यूनिटी सिस्टम है। किसका इम्यूनिटी सिस्टम है, बैंक का। बस इसी तरह से आपको समझना है, इतना सिंपल वे में जाना है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अब एग्जांपल देखो पहले, क्या होता है ना, कि सपोज बैंक के पास क्या है, कि डिपॉजिट है ₹100 करोड़। ठीक है, और बैंक का कैपिटल है ₹12 करोड़। आप देखो, यहाँ पे दो अलग अलग है। ठीक है, और क्या होता है,
बैंक ने लोन दिया हुआ है, ठीक है? लोन दिया हुआ है। लोन क्या होता है? बैंक का एसेट होता है, ठीक है? बैंक ने लोन दिया है 20 करोड़ का, एंड इस 20 करोड़ रुपए में 6 करोड़ रुपए क्या है? डिफॉल्ट हो गया, जो कि लोग वापस नहीं कर रहे। देखो, डिफॉल्ट हो गया इतना ही नहीं होता है, इसके बाद बहुत सारी चीजें होती है, एंड वही सब चीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता है कि नहीं दिया और खत्म हो गया, इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है? अभी क्या होता है, ये लोन जो है, ये लोन पे नहीं किया जा रहा है, तो ये क्या है कि बैंक का एनपीए बन जाता है। अभी एक एक वर्ड को ध्यान में रखो, ठीक है, कि हम जो जो यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं, ये क्या होता है, ये 6 करोड़ एनपीए बन जाता है, ठीक है? तो ये देखो, बैंक का कैपिटल कितने का है? 12 करोड़ का। अभी भी क्या है, बैंक का जो एनपीए है, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है? ठीक है, अभी देखो ये जो 6 करोड़ है, ये 6 करोड़ बैंक अभी भी रीपे कर सकता है। ये जो 6 करोड़ का लॉस है, ये जो 6 करोड़ का लाइबिलिटी है, अभी भी बैंक आराम से रिपे कर सकता है। बैंक अभी स्टेबल है। बैंक में जो डिपॉजिटर का 100 करोड़ है, ये अभी भी सेफ है। क्यों? क्योंकि इसे जो 6 करोड़ का एनपीए है, ये अपने कैपिटल से इजीली दे सकता है। लेकिन सोचो, 20 का 20 करोड़ रुपया अगर लॉस में चले जाए, डिफॉल्ट में चले जाए, और ये एनपीए बन जाए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, बैंक के पास कैपिटल तो 12 करोड़ का ही है, यहाँ पे 8 करोड़ रुपए का मिसमैच है। प्रॉब्लम आ रहा है ना? यही सारे प्रॉब्लम्स को हमें समझना है। और बैंक कैपिटल का यूज किस में करता है? अपने एनपीए को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है? एनपीए क्या है उसके लिए? एनपीए उसके लिए एक शॉक है, ठीक है? एंड इस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? इस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है कैपिटल, ठीक है? अभी देखो, यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि अब देखो, ये जो प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम्स को जो हमारी कंट्री का रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है, जो बैंक को रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है, वो है आरबीआई। आरबीआई इस चीज को इतना लाइटली तो नहीं लेगा। आरबीआई कैपिटल को इतना लाइटली तो नहीं लेगा। इसीलिए क्या होता है ना, यहीं पर गेम आता है कैपिटल पे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का। और उसमें पहला कॉन्सेप्ट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे कैपिटल एडिक्वेसी की तरह, ठीक है? सर, ये कैपिटल एडिक्वेसी क्या होता है? आखिर ये है क्या? इसका मतलब क्या है? देखो, कैपिटल एडिक्वेसी जो है ना, इसको इस तरह से समझेंगे, ये बेसिकली वो अमाउंट है जो कि बैंक के पास होना चाहिए, ठीक है? ये अमाउंट है जो कि बैंक को होल्ड करना है। बैंक मस्ट होल्ड, ठीक है? और ये क्यों होल्ड करना होता है? क्योंकि इसे जो भी शॉक लगने वाला है, इसे जो भी पोटेंशियल लॉसेस हैं आने वाले हैं, ठीक है, इन सबको अब्सॉर्ब कर सके। एब्सॉर्ब पोटेंशियल लॉसेस। कहां से लॉस आ रहा है? उसका जो बिजनेस एक्टिविटी है, मतलब कि जो वो लोन दे रहा है उस चीज से, ठीक है सर? आप बता रहे हो कि एक कैपिटल एडिक्वेसी ये है कि बेसिकली ये एक तरह का अमाउंट है, ठीक है? ये क्या है? एक तरह का अमाउंट है जो कि बैंक को होल्ड करके रखना पड़ता है। क्यों होल्ड करके रखना पड़ता है? टू अब्सॉर्ब पोटेंशियल लॉसेस फ्रॉम इट्स बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है? ये तो समझ में आ गया। कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब है बैंक का एबिलिटी टू अब्सॉर्ब लॉस, ठीक है? और ये लॉस अब्सॉर्ब करने के चक्कर में क्या हो कि बैंक खत्म ना हो जाए, बैंक डूब ना जाए। बस इस चीज को ध्यान रखने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी जरूरी होती है। और बेसिकली यहां से क्या आता है ना, कि यहाँ जो कैपिटल का वर्ड आ रहा है, ये कैपिटल का वर्ड है क्या? ऑलरेडी हमने देखा, ये कैपिटल का वर्ड है कि बैंक का शेयर होल्डर का पैसा और बैंक का अपना जो प्रॉफिट से पैसा आया है वो। यहाँ पे डिपॉजिटर के पैसे को हम यहाँ पे नहीं देखते, ठीक है? कैपिटल का मतलब ये समझ में आ गया। अभी देखो, आखिर ये कैपिटल एडिक्वेसी जरूरी क्यों है? हमने यहाँ पे देखा, पहला क्या देख रहे हैं? टू एब्जॉर्ब पोटेंशियल लॉस, ठीक है? हम उसको जो पोटेंशियल लॉस होने वाला है, जो एनपीएस बनने वाले हैं, जो उसका इन्वेस्टमेंट है, अगर वो इन्वेस्टमेंट डूब जाए, तो इन सब चीज को एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए कैपिटल एडिक्वेसी जरूरी है। और क्या? पहला तो यहाँ पे ये देख रहे हैं। इसके अलावा होता है टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर मनी, ठीक है? कैपिटल एडिक्वेसी क्यों जरूरी होता है? टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर मनी। अभी क्यों? देखो, क्या होता है ना, हम लोग जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसा, वो कॉमन पीपल है। अगर इन लोगों का पैसा डूब जाएगा, तो
क्या होगा कि इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा, इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और उससे क्या होगा, उससे हमारा शायद इकोनॉमी डिसबैलेंस हो सकता है, इकोनॉमी अनस्टेबल हो सकता है, डिमांड खत्म हो सकता है, ठीक है? तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये जानते हैं कि डिपॉज़िटर के मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी ज़रूरी होती है। और क्या है, ये इसलिए भी ज़रूरी होती है टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है? क्योंकि सोचो अगर कोई बैंक ऐसा हो जिसका कैपिटल एडिक्वेट है ही नहीं, उतना कैपिटल उसके पास है ही नहीं कि उसको जो भी लॉस होगा वो उसको झेल सके, तो क्या होगा? वो बैंक डूब जाएगा और उस बैंक में जो कॉमन पीपल के पैसे पड़े हुए हैं, जो डिपॉज़िट पड़े हुए हैं, वो डिपॉज़िट भी डूब जाएगा, ठीक है? और इसी कारण से क्या होता है कि हमें बैंकिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है, इसलिए हम कैपिटल एडिक्वेसी को ला लेकर रखते हैं, ठीक है? और क्या करना होता है सर? और क्यों है? देखो, सबसे पहले ये तो हम समझ गए कि इसकी नीड क्या-क्या होती है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि अगर कैपिटल एडिक्वेसी इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस बना रहता है, ठीक है? आज के टाइम पे सोचो एसबीआई में आप पैसा जमा करते हो, ठीक है? तो आप क्या सोच के करते हो? आपको लगता है ना कि एसबीआई तो कभी नहीं डूब सकता, वो देश का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है? ये वेल कैपिटलाइज़्ड बैंक है। इस पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? और हम डरते नहीं हैं वहाँ पे पैसा जमा करने में। इसीलिए क्या होता है कि पब्लिक के कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सर कैपिटल एडिक्वेसी तो बता दिया आपने, लेकिन एक बात बताओ कितना कैपिटल एडिक्वेट होना ज़रूरी है? कितना कैपिटल होना चाहिए? एंड यही चीज़ हम लोग निकालते हैं किससे? ये चीज़ निकालते हैं हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से। कहाँ से निकालते हैं? ये निकालते हैं हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड इसी को बोलते हैं CAR। सर ये क्या होता है? आखिर इसका मतलब क्या है? देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है ये क्या मेजर करता है यही जानना है। CAR जो है ये मेजर करता है कि आपका जो कैपिटल है, ठीक है? वो कैपिटल आपके रिस्क वेटेड एसेट के हिसाब से कितना है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिस्क वेटेड एसेट। यहाँ पे टोटल एसेट की बात नहीं कर रहा है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो गलत हो। यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ वैसा एसेट जो कि रिस्की है, ठीक है? अभी देखो हम अगर रिस्क वेटेड एसेट को समझना चाहे तो कैसे समझते हैं? रिस्क वेटेड एसेट वो है RWA, उस तरह का एसेट है जो कि रिस्की होता है। मतलब कि देखो बैंक के पास जो पैसा होता है, बैंक क्या करता है? उसको इन्वेस्ट करता है या फिर उसको लोन में देता है। अगर बैंक ने क्या किया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या एकदम सेफ है। जब तक इंडियन गवर्नमेंट पावरफुल है, इंडियन गवर्नमेंट की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तब तक आप ये जानते हो कि गवर्नमेंट आपको पैसा देगी ही देगी, चाहे जब भी दे। ये क्या है? ये एकदम ज़्यादा सेफ एसेट है, ठीक है? यहाँ पे रिस्क एकदम नहीं है, ठीक है? और है भी तो बहुत लो है। अब फिर आता है दूसरा, जैसे कि आपने किसी कॉर्पोरेट को लोन दिया हुआ है, ठीक है? आपने किसी कॉर्पोरेट को लोन दिया हुआ है। ये जो कॉर्पोरेट लोन है, ये क्या है? आपने सपोज़ ललित मोदी को दे दिया लोन। पीएनबी ने ललित मोदी को ₹8,000 का लोन दे दिया। 8,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिए। ये कॉर्पोरेट लोन क्या है कि अगर ललित मोदी भाग जाता है, ये तो इंडिविजुअल है ना, ये क्या है? बहुत ज़्यादा रिस्की लोन है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट है। अभी देखो ललित मोदी भाग जाता है, तो क्या होगा? वो इतना ज़्यादा पैसा लेके भागा है, इससे क्या होगा कि हमारा जो बैंक है, वो बैंक शायद अब डूब जाए और उस बैंक में जो लोगों का पैसा है, वो भी शायद डूब जाए। तो सर ये जब बात हो रही है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो टोटल कैपिटल होता है, ठीक है? सपोज़ बैंक का टोटल कैपिटल है रुपीज़ 1000 सीआर, ठीक है? और बैंक का डिपॉज़िट है 10,000 करोड़, ठीक है?
और बैंक का लोन जो है ये है रुपीज 8,000 करोड़। लेकिन ये 8,000 करोड़ दो पार्ट में है, ठीक है। एक है सेफ और एक है रिस्की, ठीक है। सेफ में सपोज 5,000 करोड़ है और रिस्की में 3,000 करोड़ है। सेफ में क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टेड हो सकता है या तो किसी अदर चीज में, ठीक है। अभी देखो ये जो रिस्की एसेट है हमें यही देखना होता है। अब हम अगर यहाँ पे CAR निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि बैंक का कैपिटल टोटल कितना है। हमने क्या देखा था, बैंक का कैपिटल कितना था, 1,000 करोड़। यहाँ पे लिख देंगे 1,000 CR। एक मिनट, मेरा पेन क्यों बंद हो जाता है, 1,000 CR। और इसके नीचे लिख देंगे 3,000 CR। देखो हम क्या देख पा रहे हैं कि बैंक का टोटल एसेट ही 1,000 CR है, ठीक है। और बैंक का जो रिस्क एसेट है ये है 3,000 का CR। तो हम क्या देख रहे हैं, ये रेशियो क्या है, 1:3 का रेशियो। क्या ये रेशियो सही है? अगर ये इंसान भाग जाता है तो बैंक डूबने के कगार में नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसके पास इतना कैपिटल ही नहीं है कि वो सरवाइव कर सके। लेकिन यही सोच के देखो, अगर ये रेशियो मेरा, ये जो कैपिटल है ये 10,000 करोड़ हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हम यहाँ पे 10,000 करोड़ लिखेंगे और ये चला भी जाएगा तो फिर भी हमारे पास कितना बचा हुआ रहेगा, हमारे पास 3,000 करोड़, सॉरी 7,000 करोड़ बचा हुआ रहेगा। मतलब ये रेशियो क्या हो जाएगा, 7:3 का हो जाएगा। आप देख रहे हो ये रेशियो बेटर है या फिर ये रेशियो बेटर है, आप खुद ही अंदाजा लगा लो। अगर ये रेशियो में क्या होगा कि अगर ये लोन डूब भी जाता है, ये एसेट मेरा खत्म भी हो जाता है, ठीक है, बैड एसेट में भी अगर चेंज हो जाता है तो भी क्या होगा, बैंक सरवाइव कर पाएगा। लेकिन इस पोजीशन में अगर ये पैसा भाग गया लेके तो ये बैंक डूब जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए CAR बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है सर, CAR बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन ये तो बताओ कि CAR आखिर कौन सेट करता है, कैपिटल एडिक्वेसी का जो नॉर्म है, ये नॉर्म आखिर सेट कौन करता है, ठीक है। हु सेट CAR नॉर्म्स। देखो हम ये चीज अच्छे से समझते हैं। ग्लोबली अगर देखा जाए तो ग्लोबली क्या होता है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल इंटरनेशनल सेटलमेंट, और ये बेसल नॉर्म्स के थ्रू लाया गया। तो हम लोग ये सब देखने वाले, बेसल नॉर्म्स भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। ग्लोबली जब ग्लोबली देखा जाता है तो ये जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है ये डिसाइड करता है, ये सेट करता है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म। लेकिन जब हम इंडिया में देखते हैं, इन इंडिया, ठीक है, ये कौन सेट करता है, ये RBI सेट करता है। क्यों, RBI सुपरवाइजर एंड रेगुलेटर, ये दोनों काम करता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि RBI हो सकता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा कम स्ट्रिक्ट नॉर्म्स अप्लाई कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी जब ग्लोबल CAR जो होता है इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट CAR नॉर्म्स इंडिया में अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ के जो कंज्यूमर है, यहाँ पे जो कॉमन पीपल है, उनके डिपॉजिट को सेफ रखना है, ठीक है। अभी देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है सर, यहाँ पे बनता है CAR से क्वेश्चन। ये क्या बता रहा है, ये बैंकिंग हेल्थ को इंडिकेट कर रहा है, ये बैंकिंग हेल्थ इंडिकेटर है, ठीक है। अब ये बताओ अगर कैपिटल एडिक्वेसी हाई है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाई मतलब ये वाला पोजीशन, जब 7:3 है, जब ये वाला पोजीशन रहेगा तो क्या है, बैंक स्ट्रांग है, बैंक स्टेबल है, ठीक है। अगर ये कैपिटल एडिक्वेसी हमारा लो है, इसका मतलब क्या है, ये वल्नरेबल है टू शॉक। अगर ये मेरा बहुत ज्यादा लो है, वेरी लो, इसका मतलब क्या है, ये रिस्क है। रिस्क क्या चीज का रिस्क है, बैंक फेलियर का रिस्क है, ठीक है। अभी आप खुद सोच के देखो, हाई लो वेरी लो, अगर ये एडिक्वेट है मतलब कि जितना जरूरी है
उतना अगर है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हेल्दी ऑपरेशंस हो रहे हैं, हेल्दी ऑपरेशंस हो रहे हैं, बैंक बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। बस ये जानना है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हो। ठीक है, अभी देखो हमें हमें क्या पता चल रहा है कि हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम अगर स्टेबल है तो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जब हम ये देखते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि अगर कैपिटल एडिक्वेसी क्या बताता है हमें, ये बताता है कि हमारा जो कैपिटल बेस है वो कितना स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग कैपिटल बेस होगा तो क्या है कि बैंक बहुत आराम से शॉक को अब्सॉर्ब कर पाएगा, एब्सॉर्ब शॉक। ठीक है, बैंक में क्या होगा, क्रेडिट फ्लो बहुत स्मूथली रन चलेगा। ठीक है, कंटिन्यू होगा। आप खुद सोच के देखो, इससे क्या होगा, इकोनॉमी हमारा स्टेबल रहेगा। अगर वीक कैपिटल बेस है तब, वीक कैपिटल बेस है तब क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा, बैंक स्ट्रेस में रहेगा। बैंक किस में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा। यहाँ पे जो क्रेडिट है वो फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। और इसी कारण से कैपिटल एडिक्वेसी जो है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पॉलिसी का कोर एंड सेंट्रल आइडिया होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अभी देखो बैंक हेल्थ इंडिकेटर्स में हम लोगों ने सबसे पहले देखा ये। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो कि बैंक हेल्थ इंडिकेटर में पैरामीटर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है सर, देखो अदर बैंक हेल्थ इंडिकेटर। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, इसमें हम लोग वो चेक करते हैं कि आखिर किस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन सा बैंक फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, कौन सा बैंक ऐसा है जो कि अपने शॉक को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर पा रहा है। जैसा हम लोग कैपिटल एडिक्वेशन में देख रहे थे सेम, यहाँ पे हमें पता चलेगा कौन सा बैंक कैपेबल है अपने डिपॉजिटर के मनी को प्रोटेक्ट करने में। और इंडिया में क्या है, इस तरह के इंडिकेटर्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है कौन, आरबीआई। अब देखो बात आती है सबसे पहले एसेट क्वालिटी की। क्या आती है सबसे पहले बात, बात आती है एसेट क्वालिटी की। देखो हमने देखा ना बैंक के लिए एसेट क्या होता है, बैंक जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जो लोन दे रहा है। ठीक है, अभी ये जो बैंक का एसेट है इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। अब क्वालिटी किसकी, क्वालिटी लोन्स एंड एडवांस की। ठीक है, ठीक है सर। अभी देखो सिंपल टर्म्स में हम ये देखेंगे कि बैंक जितना भी लेंड कर रहा है, कि जितना भी लोन दे रहा है, उन सारे लोन में से कौन सा ऐसा लोन है जो कि रिस्क में है कि वो डिफॉल्ट हो सकता है। ठीक है, अब इस ये बेसिक लोन क्या होता है बैंक का, लोन बैंक का एसेट होता है। अब बैंक के एसेट की क्वालिटी को मेजर कैसे करना है, ठीक है, एसेट की क्वालिटी को कैसे मेजर करना है, कैसे पता चलेगा कौन रिस्क में है, इसी मेजरिंग में हम देखते हैं सबसे पहला टर्म आता है एनपीए। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सर ये क्या होता है, ये तो बताओ। देखो यही चीज हमें समझना है यहाँ पे कि आखिर एनपीए क्या होता है। एनपीए का मतलब समझते हैं, एनपीए कोई इमोशनल जजमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें यही समझना है एनपीए क्या है, एक बेसिकली अकाउंटिंग एंड लीगल क्लासिफिकेशन है। अभी यहाँ पे हमें समझना होगा हर एक बात को, हर एक प्रोविजन को बहुत ध्यान से समझना होगा। देखो सबसे पहले देखो क्या होता है कि ये एक अकाउंटिंग एंड लीगल क्लासिफिकेशन है। तो सर ये कैसे किया गया है,
आखिर ये क्लासिफिकेशन का मेजर क्या है, कैसे पता चलता है कि ये कैसा है नहीं है। तो देखो आपको एक चीज समझना है, यहाँ पे अगर इफ बोरोवर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, क्या बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों चीजों की बात हो रही है। इन दोनों में से किसी भी चीज को 90 डेज या फिर मोर देन 90 डेज, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम तक नहीं दे सकता है, तो क्या होगा, वो लोन मेरा वो लोन मेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में गिना जाएगा। वो लोन मेरा क्या होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में गिना जाएगा। अभी ये जो लोन है, ये जो रूल है 90 डेज वाला, ये हर एक लोन पे, जो भी टर्म लोन है, जो भी कैश क्रेडिट है, जो भी ओवरड्राफ्ट है, इन सब पे अप्लाई किया जाता है। अब ये 90 डेज क्यों रखा गया है सर? ये 90 डेज का मतलब भी समझना पड़ेगा ना। 90 डेज इसलिए रखा गया है ताकि जो भी डिलेज हो रहा है, जो भी डिफॉल्ट हो रहा है, इसके बीच का एक लाइन हमें क्लियर हो जाए। अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक सिर्फ डिले की बात आ रही है कि इतने दिन तक नहीं दे पाया है तो हम उसको एनपीए में डाल दिए। पहले क्या होता था, यही क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते थे और इसी के कारण प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, अब समझो कि ये जो एनपीए है, ये क्लासिफिकेशन अब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोन डिफॉल्ट होने से पहले हमें पता चल जाए कि कौन सा लोन डिफॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ये रिस्की है ना। अभी देखो सर, एनपीए बताया, एनपीए में ही दो चीज होता है। क्या होता है, एक होता है ग्रॉस एनपीए एंड एक होता है नेट एनपीए। ठीक है, यहाँ पे क्या बात आती है, यहाँ पे आती है ग्रॉस एनपीए और फिर आती है नेट एनपीए। अभी सर ग्रॉस एनपीए क्या होता है और नेट एनपीए क्या होता है, ये भी बता दो। चलो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए ये बताता है कितना लोन, ठीक है, जो लोन है, कितना लोन अब बैड लोन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, बैड लोन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है, ये लोन ऑलरेडी परफॉर्म नहीं कर रहा है और ये बैड लोन में कन्वर्ट हो गया। तो एनपीए से जो एनपीए है, ये एनपीए बता देता है कि कितना लोन अब जाके आने वाले टाइम पे डिफॉल्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये तो हमें यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, लेकिन अब जब हम नेट एनपीए की बात करते हैं, नेट एनपीए यहाँ पे बात कर रहा था कितना लोन आने वाले टाइम पे डिफॉल्ट हो सकता है। ठीक है, बैड लोन में कन्वर्ट हो चुका है, अब आने वाले टाइम पे ये लोन डिफॉल्ट हो सकता है। लेकिन जब हम नेट एनपीए की बात करते हैं तो यहाँ पे बैंक को ये पता चल जाता है कि एक्चुअल कितना लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस क्या है, ये नेट एनपीए में पता चल जाता है। ठीक है, अभी देखो एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज क्या है कि हमारा ग्रॉस एनपीए जो है वो है रुपीज 1000 सीआर, 1000 करोड़। ठीक है, अभी क्या होता है, बैंक यहाँ पे ये पता कर ली कि इतना हम आने वाले टाइम पे शायद डिफॉल्ट हो सकता है, ये एनपीए में इसका क्लासिफिकेशन एनपीए में कर दिया गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। अब क्या है, बैंक क्या करती है, यहाँ पे प्रोविजन कर लेती है कि वो सोचती है अगर ये इतना लॉस होने वाला है तो इस लॉस से बैंक को ज्यादा शॉक ना लगे, इसीलिए हम कुछ पैसा साइड रख लेते हैं कि अगर ये लॉस होता है, ये पैसा मेरा डिफॉल्ट हो जाता है, ये पैसा ये मेरा डूब जाता है, तो हम उस प्रोविजंस में से उसको एडजस्ट कर देंगे ताकि बैंक को ज्यादा शॉक ना लगे। तो क्या की कि इसने कुछ पैसा, सपोज इसने 500 सीआर प्रोविजन कर लिए। ठीक है, अब ये तो प्रोविजन बना लिया गया, अब इसके बाद क्या हुआ कि नेट एनपीए निकला। नेट एनपीए मतलब क्या है कि 1000 में प्रोविजन को माइनस कर दो तो बच जाएगा 500 सीआर। अगर ये पूरा का पूरा लॉस हो जाता है तो मेरा टोटल लॉस कितना होगा, सिर्फ 500 सीआर का ही। क्यों, क्योंकि 500 सीआर का ऑलरेडी हमने प्रोविजन बना लिया था। ठीक है, इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है।
बेसिकली ग्रॉस एनपीए हमें बता देता है कि कितना हमारा एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है, मतलब स्ट्रेस में जा चुका है। ठीक है। और नेट एनपीए हमें बताता है कि कितना लॉस एक्चुअल में हो गया, कितना पेन बैंक को हुआ है। ठीक है, सिंपल है। इसी तरह से समझते जाना है आपको। जब आप ये समझ जाते हो तो देखो, हम बात कर रहे हैं क्या, एनपीए। ठीक है, कि जब हम देखते हैं 90 डेज में ये नहीं हो पाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि ये मेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है। तो देखो, ये जो 90 डेज के बाद हम सीधा बोल दे रहे हैं कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है, ये इतना सिंपल नहीं होता है। इसमें भी थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्सिटी है। हम इसी चीज़ को समझते हैं। ठीक है? और इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस्ड एसेट होता क्या है? क्या समझ रहे हैं हम कि स्ट्रेस एसेट क्या होता है? देखो, हर एक लोन सीधा जाके एनपीए नहीं बनता है। लोन पहले थोड़ा लड़खड़ाता है। कैसे लड़खड़ाएगा? देखो, जब हमें पता चलता है कि कोई इंसान पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है? अब बैंक को ये पता चल गया कि ये इंसान इतने दिनों से डिफ़ॉल्ट कर रहा है। अब ये 90 डेज़ तक पहुँचेगा तभी तो हम उसको एनपीए में डालेंगे। लेकिन एनपीए से पहले वो क्या बनता है? वो पहले बनता है स्ट्रेस्ड एसेट। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि सारे जो भी स्ट्रेस एसेट होते हैं, ठीक है? वो एनपीए नहीं बन जाते हैं। हमें पता चल जाता है इनमें से कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब 90 डेज़ कंप्लीट हो उससे पहले क्या होता है, स्ट्रेस एसेट में से ही जो लोन ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में जा रहे थे, उनमें से कुछ लोग आके पैसा वापस कर देते हैं। ठीक है? और फिर कुछ लोग नहीं करते हैं। तो स्ट्रेस एसेट में डालते ही जब कुछ लोग पैसा आके वापस कर दें, तो वो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं एंड इसके बाद जो अमाउंट बच जाता है, वो मेरा एनपीए बन जाता है। तो बेसिकली क्या है ना, ये एक प्रोसेस है, ये एक साइकिल है और इसी साइकिल के हिसाब से हम लोग चलते हैं। अब ये साइकिल बनता कैसे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये साइकिल को आप नहीं समझोगे, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आपको साइकिल को समझना ज़रूरी है कि ये किस तरह से हो रहा है। आपने पहले लोन दिया, लोन पे किया जा रहा था और फिर अचानक से लोन को पे करना बंद कर दिया गया। अब जब लोन को पे करना बंद कर दिया गया, जब दिखा कि इस लोन का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा है, उसके बाद क्या होता है, वो स्ट्रेस एसेट में कन्वर्ट होता है एंड जब ये 90 डेज़ क्रॉस कर दिया जाता है, उसके बाद वो एनपीए बनता है। तो 90 डेज़ वाला चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर ये ध्यान में नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? और ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगी, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है? चलो, अभी हम ये समझ गए। तो अब बात आती है कि सर हम जो प्रोविज़न कर रहे थे यहाँ पे, हम जो यहाँ पे प्रोविज़निंग कर रहे थे, ये क्या है? इसके बारे में बताओ पहले आप। कि आखिर ये प्रोविज़न कैसे किया जा रहा था? यहाँ पे आखिर क्या हो रहे थे? प्रॉब्लम क्या आ रही थी? ठीक है? तो चलो हम लोग इसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है? देखो, ये जो प्रोविज़निंग की बात थी, ये क्या होता है? एंड इसके बाद प्रोविज़निंग के बाद आता है राइट ऑफ। आखिर ये दोनों चीज़ें क्या है? ठीक है? अब यहाँ पे क्या है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आके ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। देखो, प्रोविज़निंग का मतलब ये होता है जब बैंक को पता चल जाता है कि यहाँ पे रिस्क है, तो वो क्या करता है, अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट साइड में रख देता है। ठीक है? अब जो अकाउंट्स वाले स्टूडेंट हैं, उसे पता है प्रोविज़न क्या होता है, क्योंकि उन्होंने अकाउंट्स में बहुत बार पढ़ा है। लेकिन जो नहीं है, उन्हें लगता है कि प्रोविज़न है क्या? देखो, जब भी किसी भी कंपनी को या बैंक को जब प्रॉफिट होता है, तो बैंक क्या करती है, उस प्रॉफिट का एक पार्ट रिज़र्व में रखती है कि अगर कोई लॉस हो जाए, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम उसको यूज़ कर सकें। कंपनी अगर ऐसा करती है, तो उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी रिज़र्व। ठीक है? लेकिन अगर बैंक ऐसा कर रही है, तो इसको बोलते हैं प्रोविज़निंग। मतलब कि अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो हम उससे इस चीज़ को सेटल कर सकें। ठीक है? तो सिंपल यही है। ठीक है? लेकिन जब प्रोविज़निंग की जाती है, तो इस टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि बैंक क्या होता है, हर किसी लोन के लिए एक बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करती है। क्या करती है? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है। सर, ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? अरे! जो बैलेंस शीट होता है, ठीक है? जो प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये सब के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है? इन सब में क्या होता है कि बैंक अभी भी उन लोन को मेंशन कर रही है
ऐसा नहीं है कि इन उन बेसिकली उस लोन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिए। यहाँ पे वो बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाती नहीं है। प्रोविजनिंग के टाइम पे वो सारे डिफ़ॉल्ट लोन जो अभी रिस्की लोन है, उन सबको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करके रखती है। ठीक है? अब जब राइट ऑफ की बात होती है, तो राइट ऑफ में क्या होता है? देखो, प्रोविजनिंग में हमने देखा कि सब कुछ मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन जब बात राइट ऑफ की जाती है, तो राइट ऑफ का मतलब होता है कि बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से भी उन सबको हटा देती है। ठीक है? मतलब कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को भी क्लीन कर दी, यहाँ से लोन हटा दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, राइट ऑफ करने के बाद भी लोन हटा तो क्या दिया गया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, लेकिन इसकी रिकवरी जो होती है ना, इसकी रिकवरी बंद नहीं होती है, रिकवरी चलती रहती है, प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए राइट ऑफ का मतलब आप ये मत सोचना कि लोन माफ कर दिया गया है, ठीक है? लोन वेवर नहीं है ये, ठीक है? ये बस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मैनेज किया गया है। और ये जो है ना राइट ऑफ और लोन वेवर, यही सब में क्वेश्चन बना देता है यूपीएससी, और बेसिक चीज है, ये लोगों को समझ नहीं आता और गलत कर देते हैं। ठीक है? तो हमें यही सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अभी देखो सर, यहाँ पर तो सिर्फ स्ट्रेस एसेट और आप इन सब चीजों के बारे में बता रहे हो, लेकिन और क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम और क्या आ रही है? आपने एनपीए बता दिया, ठीक है सर, आपने एनपीए बता दिया, ठीक है? कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, प्रॉब्लम स्टार्ट होने के बाद ये स्ट्रेस एसेट बन जाता है, और इसके बाद जब स्ट्रेस एसेट बन जाता है, इसके बाद भी अगर उसका पेमेंट 90 डेज से ज़्यादा तक क्लियर नहीं आता है, तो हम उसको एनपीए बना देते हैं, ठीक है? स्ट्रेस एसेट क्या है? एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है, एंड एनपीए क्या है? हमें ये बता देता है कि ये सारी चीज़ों का पेमेंट, इन सारे एसेट का पेमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है? और अगर ये सब पता चल जाता है, जब बैंक को ये सारी चीज़ें पता चल गई कि हाँ, उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है, उनका स्ट्रेस एसेट बन चुका है, तो इसके बाद क्या होता है सर? कुछ तो करती होगी, ऐसा तो नहीं करती होगी ना, उसे पता चल गया कि ये लोग नहीं देने वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया कि उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया और बात खत्म कर दी और अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर दिया, ऐसा तो नहीं है। आज जो ललित मोदी पीएनबी से 8,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पीएनबी ने उसके पीछे काम करना बंद कर दिया होगा। अभी भी ये काम तो कर ही रही होगी ना। इसी चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि अब आता है कि एनपीए के बाद का प्रोसेस, एनपीए के बाद का गेम प्लान, ठीक है? आफ्टर एनपीए, जब एनपीए हो चुका है, एनपीए पता चल चुका है, तो इसके बाद क्या होता है? हमें जब पता चला कि हमारा जो एसेट था, वो बैड एसेट में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब बैंक क्या करेगा? अब का गेम प्लान क्या होगा? एंड इसी गेम प्लान में आता है सरफासी एक्ट। इसी गेम प्लान में क्या आता है? सरफासी एक्ट। सर, ये सरफासी एक्ट क्या होता है? ये क्या बताना चाह रहा है? देखो, यही चीज हमें यहाँ पे समझना है कि सरफासी एक्ट है क्या और ये क्या बताना चाह रहा है। सरफासी एक्ट क्या पावर देता है बैंक को, वो क्या बताता है बैंक को, ठीक है? तो आप देखो कि सरफासी एक्ट बैंक को पावर देता है कि आप कोर्ट में गए बिना, जो भी आपका पैसा लेके भागा है, जो भी आपको अपन लोन वापस नहीं किया है, आप उसके एसेट को सीज कर सकते हो, ठीक है? क्या कर सकते हो? आप उसके एसेट को सीज कर सकते हो, ठीक है? तो ये कैसे होगा सर? कैसे हम सीज कर सकेंगे? देखो, हम लोग इस चीज को आराम से समझते हैं, ठीक है? सरफासी एक्ट में भी इवोल्यूशन दिखता है हमें, ठीक है? कैसे इवोल्यूशन दिखता है? देखो, सरफासी एक्ट 2002 आता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि सरफासी एक्ट 2002 सभी बैंक को ये अलाउ करता है कि आप बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के, ठीक है, आप क्या कर सकते हो? अपनी रिकवरी को फास्ट ट्रैक पे ले जा सकते हो। मतलब कि आप आपके पास जो भी सिक्योर्ड लोन है, जो भी आपको एसेट उस लोन के बदले में आपके पास कोलेटरल रखा हुआ है, आप वहां से अपनी रिकवरी स्टार्ट कर दो और यहाँ पे कोर्ट के इंटरवेंशन की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है? ओके, सर ये तो समझ गए कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे पास सिक्योर्ड लोन होता है, समझो यहाँ पे हर जगह पे बात हो रहा है, ये सिक्योर्ड लोन की बात हो रही है, जिस लोन में आपको अगर किसी भी तरह का कोलेटरल दिया हुआ है, तो आप
उन सारे कोलेट्रल का पोजीशन अपने हाथ में ले लो, ठीक है? एंड फिर उस कोलेट्रल को आप क्या कर सकते हो? आप सेल कर दो, आप इसका ऑक्शन कर दो, ठीक है? ये 90 डेज का एनपीए वाला जो पीरियड है उसके बाद की बात है, ठीक है? और आप उस सेल से जो भी रिकवर होता है वो रिकवर कर लो, ठीक है सर, वो रिकवर कर लिया। लेकिन आप देखो कि ये जो सरफासी एक्ट 2002 है, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड लोन के बारे में बात कर रहा है। ये अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपको दिया गया है कोलेटरल में, तो आप एग्रीकल्चरल लैंड से रिकवरी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे लिमिटेशन देखो, क्या लिमिटेशन है? यहाँ पे लिमिटेशन है कि आप अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पे कवर नहीं किया गया है और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल लैंड ये भी यहाँ पे कवर नहीं किया गया, ठीक है? तो ये दोनों प्रॉब्लम तो दिख गया आपको। और साथ में आप ये देखोगे कि इस तरह के लोन के बाद भी क्या हो रहा है कि कुछ लोन ऐसे हैं जो कि छोटे लोन हैं, ठीक है? जो सरफासी एक्ट में एक थ्रेशोल्ड बनाया गया है, एक रेंज बनाया गया है, उस रेंज में नहीं आता है, उनको भी आप यहाँ पे टच नहीं कर सकते हो। स्मॉल लोन्स बिलो थ्रेशोल्ड, ठीक है? ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि सरफासी एक्ट 2002 था, रिकवरी की बात की गई थी, बट इसमें भी हमें लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है? आखिर ये जो लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशंस कहाँ तक है? ये तो हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एसेट जो है, उसी रिकवरी तक है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसेट रिकवरी तक है। तो सर ये एसेट रिकवरी वाला जो बात है, यहाँ से क्या चीजें आती है? यहाँ से आता है बात एक और एसेट रिकंस्ट्रक्शन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का एआरसी की बात आती है। एआरसी, फिर ये एआरसी क्या होता है? ये क्या बताता है? देखो, एआरसी क्या होता है ना, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, ये क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है? ये क्या करता है सर? ये क्या करता है? जो भी एनपीएस होते हैं, जो भी बैड लोन्स होते हैं, ठीक है? वो बैंक से खरीद लेता है, ठीक है? ये क्या करता है? बाय करता है कहाँ से? फ्रॉम बैंक। ये बैंक से वो सारे एनपीएस खरीद लेता है एंड ये क्या करेगा? ये ट्राई करेगा रिकवरी का, ठीक है? ये कैसे ट्राई करेगा? ये रिकवरी का ट्राई करेगा और इसके बाद क्या होता है? बैंक अपना बैलेंस शीट को क्लीन कर देते हैं एंड उसके बाद का प्रोसेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करना स्टार्ट कर देती है। रिकवरी का काम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करने लगती है। अभी आखिर ये काम कैसे करती है सर? देखो, बैंक ने क्या किया? अपना एनपीए को सेल कर दिया एआरसी को, ठीक है? हम क्या कर रहे देख रहे हैं यहाँ पे? बैंक्स एआरसी को एआरसी को अपना एनपीए सेल कर दिया, ठीक है? अभी जब ये सेल हो गई तो क्या होता है? एआरसी क्या करेगी? कैश में पे कर सकती है, ठीक है? या फिर वो कोई सिक्योरिटी रिसिप्ट देके भी पे कर सकती है। तो देखना, स्टेटमेंट समझना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैश में ही पे करना होता है, ठीक है? अब एआरसी क्या करेगी? वो उसने जो एनपीए खरीदा था, इस एनपीए को रिकवर करने का ट्राई करेगी। अब ये रिकवर करने का ट्राई कैसे करेगी? देखो, इसने जो एनपीए खरीदा था, इस एनपीए को साथ वो क्या करेगी? इसको रीस्ट्रक्चर करेगी, ठीक है? एंड रीस्ट्रक्चर करके अगर ये कोई एसेट है, ठीक है? तो इस एसेट को रीस्ट्रक्चर की, कोई मशीन है या फिर कोई फैक्ट्री है या फिर कोई कंपनी है, तो इन सबको वापस से रीस्ट्रक्चर की एंड फिर उसको सेल कर देगी, इस एसेट को सेल कर देगी। और ये जो सेल होगा ये लीगल ऑक्शन के थ्रू होगा, ठीक है? इसमें गवर्नमेंट भी मना नहीं कर सकती है एंड फिर वहां से उस पैसे को रिकवर करेगी।
अभी देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है ना, ये जो एआरसी है इसको भी रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इसको भी आरबीआई ही रेगुलेट कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या है कि रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो आ गई, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है ना, इनका जो एनपीए होता है, ऐसा नहीं है कि अगर ये ₹1000 सीआर का एनपीए है तो ये 1000 में ही बिकेगा। यहाँ पे भी क्या है कि ये एआरसी कितने में खरीदेगी? इससे कम वैल्यू में ही खरीदेगी। शायद वो इसका 400 करोड़ ही दे, शायद इसका 500 करोड़ ही दे, इसी वैल्यू में देगी। एआरसी पूरा का पूरा लॉस को एलिमिनेट नहीं करती है, ये बात ध्यान रखना। वो सिर्फ इस लॉस का कुछ पार्ट ही मैनेज करती है। बैंक अभी भी कुछ ना कुछ को रिस्क को बेयर करता ही है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अभी देखो, इन सब चीज़ों के साथ तो हो ही रहा था, लेकिन इसके अलावा और भी प्रोविज़न्स हैं। एक तो सरफासी एक्ट 2002 था, ठीक है? इसके अलावा हम देखें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी। और क्या ऑप्शन है सर? इसके अलावा एक ऑप्शन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है? ये क्या है? ये है आईबीसी। ये आया है 2016 में। देखो, ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी है, ये क्या है? इसका जो फोकस होता है, इसका फोकस आखिर कहाँ पे होता है? ठीक है? इसका फोकस एसेट पे होता है, इसका फोकस कंपनी पे होता है, या क्या होता है? देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इसलिए लाया गया है कि देखो, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, पहले लोन ले लेते हैं और फिर बोल देते हैं हम इस लोन को पे नहीं कर पाएंगे, हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। अब आपको अगर इस लोन का पेमेंट करना है तो आप मेरे एसेट जो भी हैं उन सबको बेच के और जितना हो सकता है निकाल के जो भी ड्यू है उसको रीपे कर दो। ठीक है? इंसॉल्वेंसी क्या है? एक ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन है जहां पे वो पर्सन या वो कंपनी ये बोल देता है कि अब उसके जो डेट हैं वो पे नहीं कर सकता है। ठीक है? और क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो बैंकरप्ट हो चुका है। एंड इसके बाद जब वो ये डिक्लेयर करता है, ठीक है, हम ये समझेंगे इंसॉल्वेंसी क्या है, कि वो इंसान बोल दिया है कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं और हम अब ये पे नहीं कर सकते हैं। तो जब ये वो डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, तो डिक्लेयर करने के बाद क्या होता है ना, एक लीगल प्रोसेस चलता है। ठीक है? और इस लीगल प्रोसेस के बाद उस इंसान को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है लीगली। ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो आईबीसी कोड है, ये प्राइमरी डील करता है इंसॉल्वेंसी के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकरप्सी को अकेले सॉल्व नहीं करता, ये इंसॉल्वेंसी को डील करता है। ठीक है? एंड साथ ही साथ बैंकरप्सी को भी डील करता है। तो अब ये जो 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था, ये क्या है? देखो, ये आया ही क्यों? क्या रीज़न थे? देखो, इससे पहले जो लीगल ऑप्शन थे, ये सारे ऑप्शंस अभी भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और इसके कारण क्या हो रहा था, एनपीए का जो प्रॉब्लम था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो प्रॉब्लम था, वो हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा था। इसीलिए क्या होता है, 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आता है। ये क्या करता है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि सिंगल होता है, टाइम बाउंड होता है एंड एक लीगल फ्रेमवर्क होता है। और ये जो फ्रेमवर्क है, ये क्या कर रहा है? ये अकेला ऐसा बेसिकली प्लेटफॉर्म बनता है, एक ऐसा सोर्स बन जाता है जो कि एक साथ कंपनीज, ठीक है, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल, इन सभी का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसका जो कोर फिलॉसफी होता है ना, इसका कोर फिलॉसफी होता है कि ये सबसे पहले रिजोल्यूशन निकालेगा। ठीक है? रिजोल्यूशन फर्स्ट पॉलिसी है एंड देन इसका पॉलिसी है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन लिक्विडेशन इसका
लास्ट फिलॉसफी। ठीक है, अभी देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये सिंगल टाइम बाउंड लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, यहाँ पर कंपनीज का, पार्टनरशिप का, इंडिविजुअल, अब अलग अलग नहीं रहा, अलग अलग के लिए अब कोई अलग अलग कानून नहीं बनेगा, एक अकेला प्लेटफॉर्म इन सब तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। और सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि टाइम बाउंड फ्रेमवर्क बनाया गया, टाइम बाउंड रिजोल्यूशन बनाया गया, जिससे क्या हुआ, एक टाइम पीरियड के अंदर पूरी तरह से ये खत्म कर दिया जाएगा, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आखिर ऑब्जेक्टिव क्या था, कोर फिलॉसफी तो समझ में आई, कोर फिलॉसफी। ठीक है, आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सर, क्यों लाया गया था, अगर आईबीसी लाया गया था तो क्यों लाया गया था। सबसे पहले देखो, टाइम बाउंड रिजोल्यूशन के लिए क्या लाया गया था, टाइम बाउंड रिजोल्यूशन, कि टाइमली जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। एंड इसके साथ साथ क्या हो कि जो एसेट है उसके वैल्यू को जितना मैक्सिमाइज किया जा सकता है उतना मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि एसेट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कम हो जा रहा था, जब ये प्रोसेस चलता था तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा था, सरफासी एक्ट एंड इसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो थी, इन सब में क्या हो रहा था, एसेट का वैल्यू बहुत कम हो जा रहा था। इसीलिए क्या हुआ कि जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं हम एसेट के वैल्यू को उतना करें। एंड साथ ही साथ ये जो क्रेडिट डिसिप्लिन है ना, क्रेडिट डिसिप्लिन, इसको हम इम्प्रूव कर सकें, ये सब चीजें सोचकर लाया गया था आईबीसी। अभी क्या है, इसमें क्या होता है ना कि जो इंटरेस्ट होते हैं ना स्टेक होल्डर्स के, इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, इनके इंटरेस्ट को भी बहुत ज्यादा बैलेंस कर किया जाता है। ठीक है, ऐसा ना हो कि इसको पूरी तरह से बर्बाद ही करके छोड़ देना है। और इसका एक मेन मोटिव ये भी था कि एनपीए प्रॉब्लम, ठीक है, ये जो एनपीए प्रॉब्लम था हमारे बैंकिंग सेक्टर में, हमारे बैंकिंग सिस्टम में, इसको रिड्यूस करना है, इसको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। अभी तक क्या हो रहा था, डेटर्स के हाथ में कंट्रोल था, अब क्या है, पूरा कंट्रोल शिफ्ट हो गया, अब कंट्रोल किसके हाथ में चले गया, अब कंट्रोल चले गया है क्रेडिटर के हाथ में, जिन लोगों ने लोन दिया था। ठीक है, आईबीसी आने के बाद क्या होता है, एक शिफ्ट हमें देखने को मिलता है, ये शिफ्ट क्या होता है कि डेटर्स इन कंट्रोल से हम लोग आगे बढ़ के क्रेडिटर इन कंट्रोल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो बात होती है ना कि ये शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट कैसे बोल पा रहे हैं, पहले क्या होता था ना कि ये जो आईबीसी है इसका प्रोसीडिंग स्टार्ट कौन कर सकता है, हु कैन इनिशिएट आईबीसी प्रोसीडिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है सबसे पहले कि यहाँ पे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन आता है, हु कैन इनिशिएट आईबीसी प्रोसीडिंग। देखो यहाँ पे हम लोग स्टेक होल्डर देखते हैं, कौन कौन स्टेक होल्डर होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, जैसे कि बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी। ठीक है, एक होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ये कौन होते हैं, जैसे कि सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, ये लोग। ठीक है, एक होते हैं कॉरपोरेट डेटर्स, ठीक है, जिसमें आता है कंपनी। अभी देखो ये तीनों, इन तीनों में से कोई भी आईबीसी को इनिशिएट कर सकता है, इन तीनों में से कोई भी आईबीसी को
स्टार्ट कर सकता है। अब ये कैसे होगा? आखिर ये जो प्रोसेस है, ये जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, ये समझो। ये कैसे स्टार्ट होता है? CIRP, इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। आखिर इस प्रोसेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है? देखो, हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले डिफॉल्ट होता है, ठीक है? और वो डिफॉल्टर बोल देता है कि हम इंसॉल्वेंट हैं, हम अब पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। ओके, ठीक है, आप पे नहीं कर सकते हो। अब क्या हुआ? डिफॉल्ट, रुक जाओ, हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, पूरा का पूरा सब कुछ आपको क्लियर होता है, ठीक है? यहाँ पे स्टेप्स कैसा है? सबसे पहले क्या होता है? डिफॉल्ट, ठीक है? डिफॉल्ट अकर्स। अब डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट होने के बाद क्या होगा? एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा, एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे एनसीएलटी जो है वो केस को एडमिट कर लेगी, ठीक है? एडमिट द केस। एनसीएलटी क्या करती है? केस को एडमिट कर लेती है। उसके बाद जब इस केस को एडमिट कर लिया जाता है तो यहाँ पे मोरेटोरियम इम्पोज किया जाता है, ठीक है? आप देखो यहाँ पे एक एक करके क्या क्या चीजें हो रही है। फिर क्या होता है? यहाँ पे मोरेटोरियम इम्पोज की जाती है, ठीक है सर? अब ये इम्पोजिशन के बाद क्या होता है? यहाँ पे अब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होंगे उनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है? फिर क्या होता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपॉइंटेड, इन सभी का अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है? अब जब इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो फिर क्या होता है? कमिटी बनाई जाती है। जो भी क्रेडिटर्स होते हैं, जो जिन लोगों ने भी पैसा दिया होता है, जो भी लोन दिए होते हैं, इन लोगों का एक कमिटी बनाया जाता है, ठीक है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, COC। अब ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाया गया। अब इनके आगे एक रिजोल्यूशन लाया जाता है, एक रिजोल्यूशन प्लान लाया जाता है, ठीक है? अब इन रिजोल्यूशन प्लान को कमिटी ऑफ क्रेडिटर द्वारा अप्रूव किया जाता है। अगर उन्होंने अप्रूव कर लिया तो क्या होगा? अब ये रिजोल्यूशन आगे बढ़ेगा, अब ये रिजोल्यूशन आगे बढ़ेगा और लिक्विडेशन का काम स्टार्ट होगा, ठीक है? अब ये रिजोल्यूशन स्टार्ट होगा और लिक्विडेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो ये जो पूरा प्रोसेस है, आप ये जो पूरा प्रोसेस देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक टाइम लिमिट के अंदर होता है और ये जो टाइम लिमिट है ये आईबीसी सेट करता है, ठीक है? अभी देखो हम यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं CIRP, ठीक है? हम यहाँ पे क्या देखे? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस है। एंड इस प्रोसेस के लिए क्या होता है? पूरा का पूरा एक टाइम डिसाइड किया हुआ है, ठीक है? अभी देखो ये टाइम लिमिट होता क्या है? इस टाइम लिमिट को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट फॉर CIRP, ठीक है? अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेज डिवाइडेड है, ठीक है? कैसे? देखो, पहला होता है स्टेज 1, ये होता है इनिशियल रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन पीरियड। ये जो इनिशियल रिजोल्यूशन पीरियड होता है ये होता है 180 डेज का, ठीक है? और अगर इनिशियल रिजोल्यूशन पीरियड इतने टाइम पे खत्म नहीं हुआ तो क्या होता है? इसको वन टाइम एक्सटेंशन दिया जाता है, ठीक है? वन टाइम एक्सटेंशन दिया जाता है और ये एक्सटेंशन कितने का होता है? ये होता है 90 डेज का। सिर्फ एक बार एक्सटेंशन मिलता है, इसके बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर रिजोल्यूशन के लिए क्या है कि सिर्फ वन टाइम एक्सटेंशन दिया जा रहा है और इस चीज के लिए जो मैक्सिमम आउटर लिमिट है
ये लिमिट भी डिसाइडेड होता है, मतलब कि इससे ज्यादा दिन नहीं होना चाहिए इस पूरा रिजोल्यूशन प्रोसेस का। और वो कितना होता है, वो होता है 330 डेज। ठीक है। अब अगर आप इसको मंथ में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये जो 330 डेज है ये मैंडेटरी है। यहाँ पे सारे एक्सटेंशन, जितने लेजिटेशन डिलेज होंगे, इन सबको इंक्लूड करके बताया गया है, इससे ज्यादा दिन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर इससे ज्यादा दिन होता है, अगर ये टाइम लिमिट को ब्रीच किया जाता है, अगर किसी भी तरह का जो रिजोल्यूशन यहाँ पे प्लान दिया गया, आप देख रहे हो ना, जो रिजोल्यूशन प्लान दिया गया है, अगर ये रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड नहीं होता है 330 दिन में, तो क्या होगा, लिक्विडेशन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। लिक्विडेशन क्या होगा, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और ये कंपलसरी बन जाएगा। लिक्विडेशन बिकम्स कंपलसरी। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी रिजोल्यूशन अलाउ नहीं किया जाएगा अंडर आईबीसी, अगर ये 330 डेज के अंदर एक्सेप्ट नहीं होता है, अप्रूव्ड नहीं होता है। अब देखो क्या होगा, अगर ये लिक्विडेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मोरेटोरियम होता है, हम लोगों ने देखा था ना कि मोरेटोरियम क्या होता है। देखो, ये जो मोरेटोरियम है ये इम्पोज जब किया जाता है, आखिर ये मोरेटोरियम है क्या सर, ये किस तरह से इम्पोज किया जाता है। देखो, यही चीज हमें यहाँ पे समझना है। मोरेटोरियम क्या होता है, ये जो मोरेटोरियम इम्पोज किया जाता है ये क्या होता है, ये बेसिकली टेम्पररी क्या किया जाता है ना, कि लीगल फ्रीज होता है। और इस पीरियड में क्या होता है कि आपके जो भी एसेट है इसको सीज कर लिया जाता है, आपके ऊपर न्यू लॉसूट लगा दिए जाते हैं और आपको रिकवरी एक्शन में डाल दिया जाता है। ये है मोरेटोरियम। ठीक है। मोरेटोरियम बेसिकली एक ब्रीदिंग स्पेस देता है रिजोल्यूशन को, जिसमें रिजोल्यूशन जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और हम जो यहाँ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर देखे थे ना, ये क्या होता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर बेसिकली क्या है, देखो, सीओसी। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इसके कंपोजिशन में देखोगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर इनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं, इनको किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड साथ साथ ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये भी होते हैं, लेकिन इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना कि क्या होता है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर जो होता है वो एक्शन प्लान को, रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करती है, तो इसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर का कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, ये सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर ही करते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है, रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करना और लिक्विडेशन को डिसाइड करना है कि लिक्विडेशन करना है या फिर उस फर्म को, उस कंपनी को, उस बैंक को रिवाइव करना है। ये चीज इन लोगों के हाथ में होता है। ये लोग डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं, डिसाइड लिक्विडेशन और वर्सेस रिवाइवल, कि वो इसको खत्म कर देना चाहते हैं, सारे एसेट्स एसेट्स को बेचकर लिक्विडिफाई करना चाहते हैं, या फिर इस फर्म को, इस बैंक को, इस कंपनी को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। और ये सब बेस्ड होता है उनके डिसीजन पे। ठीक है। अभी देखो, इसी में हम लोगों ने एक चीज और देखा था, क्या देखा था सर, कि हम लोग यहाँ पे देखे थे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ठीक है। अब ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, ये कौन होते हैं, ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, इनको जो अपॉइंट किया जाता है आईपीज, ये कौन होते हैं। ठीक है। देखो, इनका जो रोल होता है, ये पूरा मैनेजमेंट का रोल होता है। ठीक है। ये लोग फर्म को ऐसे मान के चलते हैं कि फर्म अभी भी चल रहा है, लेकिन मैनेजमेंट पूरा फर्म का इनके हाथों में आ जाता है। ये बेसिकली इनवाइट करते हैं, ये बेसिकली इवेल्युएट करते हैं जो भी रिजोल्यूशन प्लान बन रहा है। ये एक न्यूट्रल अथॉरिटी होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल अथॉरिटी।
ठीक है। और लिक्विडेशन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन, यहाँ पे लिक्विडेशन का डिसीजन ले लिया जाता है। और लिक्विडेशन कब होता है? तो देखो, हम दो चीज देखें। एक तो अगर रिजोल्यूशन वाला प्लान को अप्रूव कर लिया जाता है तो यहाँ पे लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। या तो अगर 330 डेज में अगर वो प्लान अप्रूव नहीं होता है तो इसके बाद क्या होगा, लिक्विडेशन अपने आप स्टार्ट हो जाता है, ये कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद कंपनी को रिवाइव करने की बात नहीं होती है, इसके बाद सिर्फ कंपनी को बेच के किसी भी टाइम जल्द, किसी भी तरह जल्द से जल्द उससे पैसा रिकवर किया जाता है, उससे मनी रिकवर कर दिया जाता है, ठीक है। अभी ये जो मैकेनिज्म था, ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म कब आया? ये मैकेनिज्म आया 2016 में, ठीक है। ये मैकेनिज्म आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में। देखो कितना सिंपल। और ये सब काम इसलिए किया गया क्योंकि पहले जो भी हमारे पास लिटिगेशन थे, पहले जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे, इसमें ये सब चीजें नहीं हो रही थी। अभी देखो, यहाँ पे लिक्विडेशन हो जाएगा, यहाँ पे मनी रिकवर कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उस मनी से किन लोगों को पेमेंट किया जाएगा, कैसे पेमेंट किया जाएगा? अब ये चीज समझो। और इसी मैकेनिज्म को कहते हैं हम लोग वाटरफॉल मैकेनिज्म। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इसको कहते हैं वाटरफॉल मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी बताया जाता है, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, ठीक है। जब लिक्विडेशन होता है तो इसके बाद सबसे पहले पेमेंट किसको किया जाएगा? तो देखो, सबसे पहला पेमेंट किसको किया जाता है? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन कॉस्ट। ये जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में जो भी खर्चा बैठ रहा है, सबसे पहले उन लोगों को पेमेंट किया जाएगा। एंड इसके बाद जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे, ठीक है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे एंड वर्कमैन ड्यूज होंगे, जो वहां पे काम कर रहे लोग हैं, उन लोगों के जो भी ड्यूज होंगे, सैलरी अलाउंसेस, ये सब, ठीक है, उन लोगों को पे किया जाएगा। उसके बाद वहां पे जितने एम्प्लॉयज होंगे, उन एम्प्लॉयज का वेजेस होगा, वो भी ड्यू होगा, ठीक है। उन सबको पे किया जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद बारी आएगी उन क्रेडिटर की जो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, ठीक है। फिर उन लोगों को पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट ड्यूज है, गवर्नमेंटल ड्यूज हैं, तो फिर उनको पे किया जाएगा। एंड फिर सबसे लास्ट में जो वहां के ओनर होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, उनको पे किया जाएगा। आप देख रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर को अगर स्टेटमेंट यहीं से बनता है, ये लिख दिया जाता है इंसॉल्वेंसी के बाद सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर, तो आपको समझना है, ना ही गवर्नमेंट और ना ही वहां के उस कंपनी के ओनर, इन दोनों में कोई भी प्रायोरिटी में फर्स्ट नहीं आता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, प्रायोरिटी में फर्स्ट कौन आता है? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन कॉस्ट, एंड देन फिर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं वो। क्लियर है? चलो, अभी ये चीज अगर आपको क्लियर हो गया, हम ऑलरेडी आईबीसी के बारे में सब कुछ देख चुके हैं, ठीक है। अभी आईबीसी के बारे में हमें बहुत कुछ देखने के लिए नहीं है, बस इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें ना इंस्टीट्यूशन जो जो होते हैं, उन इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आईबीसी का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये बस आप ध्यान में रखो। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होता है? देखो, इसमें पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये होता है। और ये क्या काम कर रहा होता है? ये बेसिकली एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है। इसके बाद इसी में आप देखोगे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। और ये क्या कर रही होती है? ये अपील्स के लिए होती है,
ठीक है। एंड फिर इसमें देखोगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो हमने देखा ना CIRP, इसको मैनेज करने का काम करती है। एंड फोर्थ वन इज IBBI, ये क्या करती है, ये रेगुलेटर का काम करती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चल गई। अभी देखो हमने 3 इंस्टीट्यूशन पढ़ लिया, हमने सरफासी एक्ट पढ़ा, हमने IBC देखा, और इसके अलावा हमने इसमें एक और चीज देखा, और वो क्या था, एक मिनट यार मैं भूल ही गया क्या बताया था अभी। हाँ, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये तीनों देखा। अभी देखो इसमें ना लिटिगेशन वाला जब बात आता है, लीगल जब बात आती है, तो इसमें हमने 2 एक्ट देखे, सरफासी एक्ट और IBC एक्ट। तो हमें इन दोनों के बारे में भी समझना पड़ेगा, ठीक है, कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या था, प्रॉब्लम क्या था, जिसके कारण कि आगे ये सब चीजें होती। तो ठीक है, तो उसके पहले हम एक चीज देख लेते हैं, और वो क्या है, हम ये देखेंगे कि IBC में क्या क्या कवर किए जाते हैं और क्या क्या एक्सक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, ये लास्ट पार्ट रह गया था। चलो, व्हाट इंक्लूड इन IBC एंड एक्सक्लूड इन IBC। देखो सबसे पहले इंक्लूड जो जो किया जाता है, इसमें आता है कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी, इसमें आता है इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, इसमें आता है पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है बैंक्स, इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, अब क्यों एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों के लिए एक सेपरेट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाया गया है। और दोनों के लिए सेपरेट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क क्या बनाया गया है, कि देखो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, एक मिनट, पेज, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, IBC वर्सेस सरफासी। देखो IBC में क्या क्या देखे हम लोगों ने, इसका ऑब्जेक्टिव होता है रिजोल्यूशन का, ठीक है, सरफासी का जो ऑब्जेक्टिव होता है ये रिकवरी का होता है। ठीक है, ये टाइम बाउंड होता है 330 डेज का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी टाइम बाउंड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्राइब्यूनल इन्वॉल्व होता है NCLT, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्राइब्यूनल इन्वॉल्व नहीं होता है। ये अप्लाई होता है ऑल क्रेडिटर्स पे, और ये सिर्फ सिक्योर्ड लेंडर्स पे। ठीक है, यहाँ पे फोकस किया जाता है रिवाइवल पे। ठीक है, अगर रिवाइवल पॉसिबल नहीं दिखता है तब लिक्विडेशन पे, लेकिन यहाँ पे क्या फोकस किया जाता है, यहाँ पे एसेट को सीज करने पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये जो डेवलप किया गया था हमारे कंट्री के द्वारा, बैंकिंग के लिए सरफासी एंड कॉरपोरेट के लिए, कंपनीज के लिए IBC। ठीक है, अभी इसके बाद जो है, इसके बाद जो हम चीजें देखने वाले हैं वो है पेमेंट सिस्टम, कि आखिर पेमेंट सिस्टम कैसे होता है। ठीक है, चलो देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि बैंक हेल्थ के लिए कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट है, एंड कैपिटल के बाद हमने देखा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि आखिर स्ट्रेस्ड एसेट क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग वो देखते हैं कि वो NPA में कैसे कन्वर्ट होता है। फिर NPA वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए RBI क्या करता है, और फिर कौन कौन से एक्ट आते हैं, जैसे कि सरफासी एक्ट देखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है, एंड IBC कैसे सरफासी एक्ट से अलग है।
अब इन सबको देखने के बाद क्या है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे? हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है? एंड और भी प्रॉब्लम बैंकिंग से रिलेटेड क्या-क्या है, जो कि बैंक के हेल्थ को इम्पैक्ट डालता है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर लेक्चर पसंद आया और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है? तो प्लीज़ लाइक करो और अगर कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, ताकि मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर सकूँ या तो आपको आंसर कर सकूँ, आपको जो भी डाउट्स हो रहा है, ठीक है? बने रहिए इस प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में मेरे साथ, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलो, थैंक यू।